को लेकर आज मैं साइंस कॉल करने जा रही हूँ डॉक्टर अजीत पी पांडे जी को। आप मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में वैज्ञानिक हैं। आप हमें समझाएंगे कि आखिर हमारे आसपास, खास तौर से धरती के अंदर, क्या चल रहा है। आइए उन्हें साइंस कॉल करते हैं। नमस्कार डॉक्टर पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, प्लीज। आज हम भूकंप के बारे में बात करने के लिए जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगी कि ये भूकंप कैसे आता है, क्या विज्ञान है इसके पीछे। जैसा कि भूकंप नाम ही ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं धरा से रिलेटेड है, पृथ्वी से। भूकंप जो है ये रॉक से जो बना हुआ है, हमारा जो ऊपर का जो क्रस्ट कहते हैं इसको, रॉक से बना हुआ है। तो क्रस्ट में एक तरह से कहिए रॉक का टूटना ही जो है भूकंप होता है। स्ट्रेन एनर्जी हम कहते हैं। हमारे ब्रिटल रॉक में स्ट्रेन एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठा होती रहती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और वो टूटता है। लेकिन ये स्ट्रेस इकट्ठा ही होता है। तो जब हमारा ये पूरा ग्लोब पे जो हमारा कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको हम कहते हैं कि ये प्लेट्स पे बना हुआ है। लगभग 18 या 22 प्लेट्स हैं जिनसे मिलकर के बना हुआ टोटल ग्लोब जो बना हुआ है। और प्लेट मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं इसको। लिथोस्फेरिक प्लेट किसको बोलते हैं? ऊपर के क्रस्ट के पार्ट को, और थोड़ा सा जो है मेंटल के टॉप पोर्शन को लेकर के। तो ऑलमोस्ट अबाउट 70 किलोमीटर थिकनेस की एक प्लेट होती है जो मेंटल के ऊपर फ्लो करती है। फ्लो मीन्स वो फ्लोट करती है। तो वो जो प्लेट्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। तो जो प्लेट्स आपस में आते हैं तो वो कहते हैं कन्वर्ज कर रहे हैं, और वो टकराते हैं आपस में। और टकराने से जो हेवी प्लेट होती है, नॉर्मली ओशियानिक प्लेट उसको बोलते हैं, वो सबडक्ट करती है, वो अंदर जाती है, वो किसके कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाती है। तो ये जो आपस में टकराना होता है, टकराने से जो वीक जोन्स के अलोंग जो है वो एनर्जी रिलीज करती है। तो हम उस तरह के भूकंप को इंटरप्लेट अर्थक्वेक कहते हैं। जो बाउंड्री पे आती है, प्लेट के बाउंड्री पे आ रही है, वो हम कहते हैं इंटरप्लेट अर्थक्वेक्स कहते हैं। एट द सेम टाइम जब ये मोशन में है तो क्या होता है कि एनर्जी जो है प्लेट के ऊपर भी इंट्राप्लेट अर्थक्वेक्स कहते हैं, वीक जोन्स में इकट्ठी होती है। और रॉक के ताकत से जब उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो रॉक वहां से टूटता है। तो जो वीक जोन्स कहते हैं उसको हम एक शब्द देते हैं, फॉल्ट कहते हैं। तो फॉल्ट के अलोंग हमारा आता है, यानी कि रॉक टूटती है और वो एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रक्रिया जो है हम इसे भूकंप कहते हैं। और वही एनर्जी जो है सेस्मिक वेव्स के रूप में सरफेस पे, ग्राउंड सरफेस पे आती है और जो लोगों को महसूस होती है। जी, ये जो भूकंप है ये एक बार में कितनी देर के लिए आ सकता है, या ये समझना चाहूंगी एक बार में कितनी बार आ सकता है? ये देर और बार में दो चीजें हो गई। देर मतलब ड्यूरेशन, कि कितनी देर तक। तो ये डिपेंड करता है। लोकल अर्थ, ये तीन तरह के अर्थक्वेक होते हैं। एक जो हमारे कम एरियाज में आते हैं, लोकल अर्थक्वेक कहते हैं। हमारे जहां मैं खड़ा हूं वहां से लोकली 200-300 किलोमीटर रेंज में रहते हैं। और जो थोड़ा दूर होते हैं रीजनल अर्थक्वेक्स कहलाते हैं, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर दूर तक होते हैं। और उनसे भी ज्यादा दूर पे जो भूकंप आते हैं उनको हम टेलीसेस्मिक अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये जो तीनों तरह के हैं तो इनमें ड्यूरेशन बदल जाता है। तो लगभग 30 सेकेंड से लेकर के मिनिमम आप इवन 7 मिनट्स, 8 मिनट्स तक भी, बड़े बड़े इवन 15 मिनट्स भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ, कितना बड़ा अर्थक्वेक है ना। तो ये रेंज होता है इसका। जी। और एक बार में कितनी बार आ सकता है? जैसे आपने कहा कि 7-8 मिनट तक आ सकता है, तो ये लगातार तो नहीं ही आता होगा, रुक रुक के। 7-8 मिनट में उसकी रेंज होती है। जो वेव्स आते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें वेव्स होती हैं, जिनको हम बॉडी वेव्स बोलते हैं। तो बॉडी वेव्स आती है, उसका अपना ड्यूरेशन होता है। कंटिन्यूएशन में सरफेस वेव्स आती हैं। तो ये बड़े भूकंप के लिए होता है। 9 मैग्नीट्यूड से ऊपर होते हैं तो उतने देर तक आती है ना। 10 मिनट तक भी आ सकती है, 15 मिनट आ सकती है। लेकिन इन एन एवरेज अगर आप कहती हैं तो छोटे अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो सेकंड्स में होते हैं, 60 सेकंड्स, 40 सेकंड्स ऐसे रहते हैं। और जो बड़े भूकंप हैं वो 6 मिनट्स, 7 मिनट्स तक भी रहते हैं ना, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स ऐसा रहते हैं, परसिस्ट करते हैं। जी। कई बार हमें भूकंप महसूस होता है, बहुत तेज झटके फील होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भूकंप आया, न्यूज से पता चलता है, हमें फील नहीं होता। ऐसा कैसे? नहीं, ये तो मैंने बताया कि दो चीजें हैं। भूकंप का जो मापने का तरीका है वो उसकी ताकत से है, जिसको कि हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर छोटा है और जमीन के नीचे ही होता है, आपको बताया कि क्रस्ट में होता है, तो 10 किलोमीटर पे हुआ, शैलो डेप्थ पे हुआ, तभी अगर छोटा इवेंट है तो हमको फील नहीं होता। हमारा मशीन सेंस करता है। मशीन इज भाई बहुत सेंसिटिव होता है वो, तो वो सेंस करता है। हमारा ह्यूमन सेंस नहीं कर पाते हम। लेकिन अगर बड़ा भूकंप है तो हम उसको महसूस कर पाते हैं। और बड़ा भूकंप डिपेंड करता है किस डेप्थ पे है। ज्यादा डीप फोकस्ड भी है और थोड़ा बड़ा भूकंप है तो भी समटाइम्स हम मिस कर जाते हैं, फील परमानेंटली फील नहीं करते। जी जी
भूकंप हमें जितनी देर महसूस होता है, क्या उसके बाद भी धरती के अंदर कोई हलचल हो रही होती है, हिल रही होती है धरती? हाँ, जब ये कहते हैं ना कि जब मेन शॉक आता है, मेन शॉक आने के बाद वो रॉक जो है उसको सेटल करने की कोशिश करता है, अपना सेटल करता है। सेटल करने की प्रक्रिया में कुछ छोटे छोटे भूकंप भी आते हैं, जो कि हम शायद फील नहीं कर पाते हैं, मशीन रिकॉर्ड करता है, उनको हम आफ्टर शॉक्स बोलते हैं। तो इट हैपेंस, ये होता है जी। और भूकंप को जनरली रिक्टर स्केल पे नापने की बात कही जाती है कि इसकी तीव्रता हमने रिक्टर स्केल पे नाप करके हमें बताई जाती है, कई बार 4 की है, 5 की है, 6 की है। तो ये क्या चीज है, कैसे मापा जाता है, और इसको तीव्रता को मापने का, आंकने का मतलब क्या है? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। ये जो हम तीव्रता आप जो कह रही हैं रिक्टर स्केल पे, हम उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं कि भूकंप में ताकत कितना था, मैग्नीट्यूड कितना है। और एक तीव्रता होती है जिसे इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी हम कहते हैं टेक्निकल। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैमेज ऑफ द ऑन द ग्राउंड सरफेस। एक भूकंप कहीं आया तो वहां पे डैमेज कैसा हुआ, उसकी मापन को हम इंटेंसिटी कहते हैं। कितने आपने फील किया, कुछ डैमेज हो गया, क्या फील किया आपने, वाइब्रेशन किया या खिड़कियां दरवाजे हिल गए, क्या हुआ, तो वो उसके हिसाब से वो एक इंटेंसिटी स्केल अलग बनी हुई है। तो वो होती है इंटेंसिटी। ये मैग्नीट्यूड जो हम करते हैं वो रिक्टर स्केल पे मापन करते हैं, आप सही कह रही हैं। इसके अलावा उसमें जो हमने आपको बताया था कि वेव्स आती हैं, सेस्मिक वेव्स आती हैं, वो बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स से मिलकर बनी होती हैं। तो वो बॉडी वेव के अध्ययन करने से हम कई तरह के मैग्नीट्यूड टाइप्स है, वो डिपेंड करता है कि क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये विषय है। क्योंकि अगर लोकल अर्थक्वेक्स वगैरह हैं जिसमें सरफेस वेव जनरेट नहीं होती हैं, तो हम बॉडी वेव पे ले लेते हैं, बॉडी वेव के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करके बताते हैं कि एमबी कितना होता है। लेकिन अगर वो रीजनल अर्थक्वेक है, सरफेस वेव से हैं, थोड़ा बड़ा अर्थक्वेक है, तो जो हम रिलाई करते हैं कि सरफेस वेव्स के आधार पे जो है मैग्नीट्यूड को बताएं। और आजकल तो एक अलग भी है, हम लोग मूवमेंट मैग्नीट्यूड कहते हैं उसको। मूवमेंट मैग्नीट्यूड एक सबसे अच्छा तरीका बताने का, उसमें और ज्यादा प्रिसाइज माना जाता है इसको। तो हम इवेंट्स के मूवमेंट मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जी। अब भूकंप का एपिसेंटर भी कई बार हम ये टर्म सुनते हैं कि भूकंप का एपिसेंटर इस जगह पे था, इसका क्या मतलब होता है? भूकंप आप जैसा कि जानते हैं कि भूकंप तो धरती के अंदर आता है ना, इट इज इनसाइड द, लेकिन इससे हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। तो अपने ग्राउंड सरफेस पे वो हम उसको लेके आने को कहते हैं। मतलब द वेयर द अर्थक्वेक हैपेंस, उसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस से और सेंटर ऑफ द अर्थ को मिलाते हुए लाइन एक हम खींचते हैं, परपेंडिकुलर मतलब टच करते हुए, और जहां ग्राउंड सरफेस पे आके वो मिलती है, उस बिंदु को कहते हैं हम एपिसेंटर। तो हमारा विजिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये यहाँ पे जो है एपिसेंटर है, नीचे ही वो फोकस है। ये आप पर वो विजुअलाइज कर पाते हैं क्लियरली। कितनी तीव्रता वाला भूकंप जो है वो महसूस किया जा सकता है, क्या इसका भी कोई आकलन होता है? मैम ऐसा नहीं है, आप देखेंगी तो जैसे दिल्ली में एक भूकंप आया था, 3.5 का आया था, मैग्नीट्यूड आया था, आपको याद होगा। अभी कोरोना था, तो वो जो है काफी को महसूस हुआ था। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस अवस्था में, अगर मूवमेंट में है, मोशन में है, तो शायद वो भी आपसे महसूस नहीं हो, है ना। तो नॉर्मली 3.5 3 से ऊपर सम यू फील दैट अर्थक्वेक, 3.5 एंड अबव अर्थक्वेक्स आपको फील होता है। शैलो होना चाहिए। अगर वो डीप फोकस अर्थक्वेक है, जमीन के बहुत नीचे हैं, तो वो भी हम मिस कर जाते हैं, फील नहीं होते हैं जी। वर्ष जो पूरा एक साल होता है उसके किस समय में भूकंप आएगा, क्या मौसम का भी इससे कुछ लेना देना होता है? मैम इस तरह से कुछ अभी ये तो बात होगी प्रेडिक्शन वाली बात, ऐसा कुछ इस तरह से नहीं रिलेशन पाया गया है कि किसी पर्टिकुलर मंथ में ऐसे आते हैं भूकंप, ऐसा नहीं है। ये तो थ्रू आउट द ईयर प्लेट मोशन कर रही है, जैसा कि मैंने बताया। प्रोसेस है कि हमारा प्लेट मोशन होता है, दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारा इंडियन प्लेट जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक स्पीड से, हम कहते हैं 5 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव कर रही है, और उससे एनर्जी एक्यूमुलेट होती है इसमें, और एनर्जी लिबरेट होती रहती है। रही बात मौसम के प्रभाव की, तो लोगों ने कुछ अध्ययन करने का प्रयास किया है, टेम्परेचर देखने का प्रयास किया है कि टेम्परेचर का कहीं कोई रोल है कि नहीं है। तो और हीट फ्लो सरफेस के अंदर देखने की कोशिश किया कि हीट फ्लो जो होती है ग्राउंड के अंदर, उसका कहीं कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। तो ये सब प्रिकर्सरी प्री मॉनिटर नेचर्स वगैरह होते हैं, जिसके आधार पे आप समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी ये इस तरह का कोई फुल प्रूफ कुछ निकल करके नहीं आया हुआ है, तो हम ऐसा नहीं कहते हैं। वो थ्रू आउट द ईयर ये भूकंप जो है आते रहते हैं। पर जैसे वैज्ञानिक भूकंप को स्टडी करते हैं, भूकंप पर सारी एनालिसिस करते हैं, तो इसके लिए भूकंप को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? किसी तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप भूकंप पर ये सारी स्टडी करते हैं?
हाँ, ये मैं बताऊंगा आपको, और उसमें एक बात इस कड़ी में और जोड़ना चाहूंगा कि आपको एक चीज और थोड़ा बता दूं कि कुछ भूकंप जो होते हैं जैसे एंथ्रोपोजेनिक, मतलब हम मैन मेड कहते हैं ना, कहीं कहीं ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे देश में कोयना एक जगह है, कोयना में जो भूकंप आ रहा है जाता है, या देखा गया है, पाया गया है अध्ययन में कि वहां एक रिजर्वायर जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उससे कहीं ना कहीं वो प्रभावित है। और वो जो है, तो वहां पर आप मानसून जब देखती हैं कि मानसून सीजन आता है तो मानसून का इफेक्ट नजर आता है कि एनर्जी रिलीज में भूकंप की संख्या बढ़ जाती है। तो जो मौसम की बात आप कर रही थी, तो इस तरह के उसको हम ट्रिगर्ड अर्थक्वेक्स कहते हैं। वो इस तरह के अर्थक्वेक्स हैं जो उनको हम ट्रिगर्ड अर्थक्वेक्स कहते हैं, एक अलग तरह के क्लास हो गया जो कि हमारे मैनमेड इफेक्ट्स की वजह से हो रहे हैं। तो वहां पे थोड़ा सा प्रभाव नजर अवश्य आता है, रेनफॉल वगैरह का प्रभाव नजर आता है। और रही बात आपने कहा किस मशीन से हम लोग किस तरह के इक्विपमेंट यूज करते हैं इसको मॉनिटर करने के लिए, तो स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत ही आजकल बढ़िया डिजिटल ब्रॉडबैंड सेस्मोमीटर जो है हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कंट्री में। हमारे यहाँ हम नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है, एज ऑन डेट 115 ब्रॉडबैंड सेस्मिक स्टेशंस जो हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में लगे हुए हैं, जो 24/7 कंटिन्यूअसली अर्थक्वेक की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हम इसको ऑगमेंट अभी और इसको इंक्रीज 150 तक करने जा रहे हैं। जी, भूकंप को लेकर किसी तरह की कोई ऐप भी है जिससे पता चल जाए कि किस हिस्से में भूकंप आया है, या भूकंप के कुछ रिकॉर्ड्स हो, हमारे पास कुछ जानकारियां हो पहले कैसे भूकंप आए, उनसे किस तरह की तबाही हुई है, या कुछ एहतियात बताए जाए कि लोगों को भूकंप आए तो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी तरह की कोई ऐप डेवलप की गई है या करने की योजना है? मतलब हमारे हमारे संस्था की एक वेबसाइट है sesmo.gov.in, पर हम सारी चीजों को जो हम लोकेट करते हैं अर्थक्वेक को नियर रियल टाइम में, उसको वहां पे शो करते हैं, दिखाते हैं। प्लस हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके पैम्पलेट्स वगैरह रखे हुए हैं। हमारे अर्थक्वेक कैटलॉग्स वहां रखे हुए हैं, जो पहले कब भूकंप आए थे, उनकी क्या मैग्नीट्यूड थी, उनकी स्टैटिस्टिक्स क्या थी, हम देख सकते हैं उसको। और हमारे पास एक मोबाइल ऐप भी है जिसके माध्यम से हम जो अभी भूकंप आ रहे हैं हम उसको अपडेट करते रहते हैं, और आप हम तक सब आम पब्लिक तक पहुंचती है। वो भूकंप करके एक हमारा ऐप बना है, वो ऐप अवेलेबल है। एनीबॉडी कैन डाउनलोड दैट एंड प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और हम मोबाइल में वो इन्फॉर्मेशन जो रियल टाइम में मॉनिटरिंग कर रहे हैं देख सकते हैं। इस ऐप के जरिए क्या भूकंप के आने का कुछ पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है, कुछ इस तरह की जानकारियां, या आप लोग इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं? कैसे लगाते हैं वैज्ञानिक? एक चीज बताना चाहूंगा, पूर्वानुमान तो अभी भूकंप का लगाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि जो हमारे के अंदर जो है कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, हेट्रोजिनिटी जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा है। तो प्रेडिक्शन पे तो अभी इस तरह का कोई, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली पीपल आर ट्राइंग टू गेट सम प्रेडिक्टिव मेजर्स, कुछ निकल जाए पैरामीटर्स जिससे हम, लेकिन अभी तक कोई इस तरह से फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए हम अभी पूर्वानुमान नहीं बताते हैं, नहीं लगा पाते हैं भूकंप के बारे में। ऑफकोर्स हम जानते हैं, अभी जो स्टडी कर रहे हैं इस स्टडी से हम जान चुके हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां बड़े भूकंप आ सकते हैं और कहाँ पे क्या सिनेरियो हो सकता है, वो सब चीजें हम जान चुके हैं, वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं लोकेशंस को जहां भूकंप आते हैं, और उनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन कुछ जोन्स में भी डिवाइड किया गया है पूरे भारत को, तो कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर भूकंप, मतलब जो भूकंप को लेकर ज्यादा संवेदनशील है? हाँ मैम, हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक सेस्मिक जोनिंग मैप ऑफ इंडिया है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो सबसे हाईएस्ट हैजार्ड जोन कहते हैं उसे सेस्मिक जोन 5 बोलते हैं, जो कि नॉर्मली हिमालय में है, नॉर्थ ईस्ट का इंटायर नॉर्थ ईस्ट है, हमारा जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट है, हिमाचल का, उत्तराखंड का पार्ट है, अंडमान निकोबार है, गुजरात के कुछ हिस्सों में ये जोन 5 है। तो इस तरह से जोन 5 जो है जो सबसे ज्यादा हैजार्डस है। कहने का मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी जो है, मैंने बताया आपकी इंटेंसिटी जो डैमेज, वो लगभग 9 के भी जा सकती है, 9 to 9 एंड अबव हो सकती है। हाँ, और इसके बाद जो सेकंड जोन, लोअर जोन है, वो जोन 4 कहते हैं इसको। तो जोन 4 का भी ज्यादा हमारा दिल्ली जोन 4 में आता है, आप जैसे जानते हैं। तो इस तरह जोन 3 और जोन 2, तो जोन 2 जो है मिनिमम क्लास है। हाँ, पहले कभी जोन 1 भी हुआ करता था, जब हम कहते थे सदर्न पेनिनसुला इंडिया में एक जोन 1 हुआ करता था, सेफ इंडिया माना जाता था वो। लेकिन जब जबलपुर भूकंप आया था, आपको याद होगा, तो उसके बाद जो है फिर से रिकैलकुलेट किया, एंड अभी हमारे पूरी कंट्री में देयर इज नो सेफ जोन लाइक दैट सिचुएशन, देयर इज नो जोन 1।
अब इन जोन्स में आप किस तरह की एहतियात या व्यवस्थाएं हैं, जैसे जोन 5 है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी कि अगर भूकंप आता है या किसी तरह की तबाही हो तो उसको रोकने के लिए, या तबाही के बाद के इंतजाम किस तरह के होते हैं? और जोन 2 में ऑब्वियसली थोड़ा कम भी है, लेकिन तो भी व्यवस्थाएं किस तरह की है? हाँ, तो व्यवस्थाएं मतलब देखिए, ये तो चीजें हैं कि ग्राउंड मोशन, वहां पे जब भूकंप आता है, बताया कि सेस्मिक वेव जो है सरफेस पे आती है और वो वहां के साइट के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पे जॉल्ट करती है वहां पे। हाँ, तो हमारी बिल्डिंग जो होती है, ये जो बिल्डिंग्स होती हैं डायरेक्टली किसी को नहीं किल करती हैं। अर्थक्वेक्स डू नॉट किल द पीपल, ओनली द बिल्डिंग्स डू। तो हमारी बिल्डिंग्स जो हैं वो थोड़ा सा बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और हमें उसमें रहना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो कुछ बायलॉज दिए हुए हैं, कुछ कोड्स दिए हुए हैं, उनको हम ओबे करें, फॉलो करें और उस तरह से अपनी बिल्डिंग का निर्माण करें, रिट्रोफिट करें पुरानी बिल्डिंग्स को। तो यही एक एक माध्यम है जिसकी वजह से, जिसके तहत हम जो है सेफ्टी के रह सकते हैं अपने घरों के अंदर। जी, आम लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, किसी तरह की एहतियात जो वो बरत सकते हैं भूकंप के समय, उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, ये अवश्य है। भूकंप आए तो घबराना कभी नहीं चाहिए। हमें थोड़ा सा कूल माइंड होकर के फील करके, अगर लगता है कि बहुत ज्यादा जॉल्ट है, बड़ा भूकंप है, तो हमें अपने घरों के कोने में या कहीं किसी टेबल के नीचे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कभी भी लिफ्ट से भागना नहीं है, मतलब पैनिक होकर के नहीं दौड़ना भागना है। अगर आपके पास वक्त लगता है कि अभी तो जॉल्ट कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, तो सेफली हमको धीरे से अपने स्टेयरकेस के माध्यम से नीचे उतर करके और ओपन स्पेस में चले जाना चाहिए। अपने जो एनिमल्स वगैरह उनको फ्री कर देना चाहिए, दे विल गो आउट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर पांडे, हमारे साथ जुड़ने के लिए और भूकंप को लेकर बहुत ही माइन्यूट सवाल जो लोगों के दिमाग में आते होंगे, छोटे छोटे सवाल, उन सब का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नेहा मैडम जी। जी, थैंक्स। नमस्कार। नमस्कार।